हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएल एकेडमी पर। और मैं सुनील कुमार आज आपके सामने लेकर आया हूं अपनी पहली लेक्चर वीडियो। पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन, यानी कौन टीचर किस किस सब्जेक्ट को देखेंगे, उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं बायोलॉजी को देखूंगा, बायोलॉजी को हम सीखेंगे यहां से मेरे माध्यम से, मैं अपने नजरिए से बायोलॉजी को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, आपके सामने रखूंगा। वही हम कंटिन्यू करते हैं और हम आज पहली वीडियो के साथ जुड़ते हैं। तो पहली वीडियो में आज जो मेरा रहने वाला है वो बायोलॉजी का सिलेबस रहने वाला है और वो भी रहने वाला है 11th क्लास का। 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी 2 भागों में बटी हुई है, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। वॉल्यूम फर्स्ट ईयर और वॉल्यूम सेकंड ईयर यानी इंटर के लिए है। हम जो बात करेंगे बायोलॉजी में, हम फर्स्ट ईयर की इस समय पहले बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के सिलेबस का ओवरव्यू देखेंगे। बायोलॉजी पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है ऐसा कि एक कहानी से शुरू होता है, और वो स्टोरी जो है बायोलॉजी की, जो स्टोरी है वो शुरू होती है एक सेल से। कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी और बहुत सारे साइंटिस्ट, ऐसा कहा जाता है कि कुछ नहीं था। अगर हम रिलीजन को हटाकर देखें, रिलीजन को ना मानकर देखें, साइंस को मानकर देखें, तो ऐसा कहा जाता है कि इस संसार में, इस वर्ल्ड में कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था। लेकिन एक जो शुरुआत हुई थी पहली कहानी की, वो एक सेल से हुई थी। वो कैसे बनी थी, ये सारी बातें आगे की हैं, वो सारी बातें नेक्स्ट लेक्चर्स की हैं। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं, एक बायोलॉजी एक कहानी है, और इस कहानी को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए मैं आप सभी बायोलॉजी वाले विद्यार्थियों के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा कि बायोलॉजी को मैं किस तरीके से, किस नजरिए से देखता हूं, और उसी नजरिए को आपके समक्ष, आपके सामने डिलीवर करूंगा, आपके सामने रखूंगा। तो आज आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी पहली क्लास में, बायोलॉजी की पहली क्लास में। चलिए देखते हैं। तो 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है, वो हमारा जो सिलेबस है वो आपके सामने लिखा हुआ है। उसको हम आज सिलेबस के ओवरव्यू के अंदाज से जानेंगे, ओवरव्यू के नजरिए से जानेंगे कि कौन कौन से सिलेबस को हमने पढ़ना है, कौन कौन से सिलेबस को हमने देखना है। अगर हम पहली यूनिट की बात करें, इसमें टोटल 5 यूनिट रखी गई है, 5 यूनिट रखी गई हैं। तो पहली यूनिट जो हमारी है वो डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डायवर्सिटी का मीनिंग ही होता है कि कौन कौन सी भिन्नताएं हैं किसमें, इस लिविंग वर्ल्ड में, यानी जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है, इस सजीव जगत में कौन कौन सी भिन्नताएं हैं। अब किसकी? लिविंग्स की, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो स्टडी है लिविंग्स की। कहीं ना कहीं बायोलॉजी जो वर्ड बना है वो भी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग्स। 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मीनिंग होता है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं हम प्लांट्स एंड एनिमल्स, या लिविंग्स बोल सकता हूं मैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोल सकता हूं मैं इस बात को। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, और लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी, इसका मीनिंग होता है अध्ययन हिंदी में अगर हम बात करें तो। ऑर्गेनिज्म की स्टडी या लिविंग्स की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? हमारा बायोलॉजी कहलाता है। लिविंग्स की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं पहले लेक्चर में, डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में पाए जाने वाले जो भी प्लांट्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उनमें क्या क्या डायवर्सिटी है, क्या क्या भिन्नताएं हैं। बहुत सारी संख्या में स्पीसीज पाई जाती है, बहुत नंबर में, हमारी लाखों से स्पीसीज हैं। उन स्पीसीज में कैसे कैसे डायवर्सिटी है, कैसी भिन्नता है, इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलता है, इस यूनिट में पढ़ने को मिलता है। इसमें जो चैप्टर रखे गए हैं वो 4 चैप्टर रखे गए हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा जो है वो द लिविंग वर्ल्ड, यानी इसमें हम कॉमन चीजों को जानेंगे, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म है, किस तरीके से हमारे रखे गए हैं चीजों को, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिज्म की जब मैं बात कर रहा हूं तो दोनों की बात होगी, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। चलिए देखते हैं। तो द लिविंग वर्ल्ड में हमारा क्या रखा गया है? ओवरऑल रखा गया है। देखेंगे हम इसमें किस तरीके से हमारी चीजों को रखा गया है। दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मीनिंग यह है, जैसे हम घर में होते हैं तो हमारे नाम रख दिए जाते हैं, कोई राम है, श्याम है, मोहन है, इस तरीके से हमारे क्या नाम रख दिए जाते हैं, घरों में नाम रख दिए जाते हैं, जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं, घरों में पहचान सकते हैं। ऐसे ही जो स्पीसीज है प्लांट्स की, एनिमल्स की, या मैं कह सकता हूं लिविंग्स की, उनको पहचानने की आवश्यकता हुई, क्योंकि हम इस तरीके से अगर स्टडी करते कि इकट्ठा सब पढ़ ले तो हमारी बस की बात नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं इसको हम क्लासिफाई करेंगे तो कौन से ऐसे मेथड है जिसके द्वारा हमने क्लासिफाई किया है ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को कैसे डिवाइड किया है और एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया है, क्या होती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने दी है, क्या होता है नॉमेनक्लेचर, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ये सारा कुछ हमें इसमें जानने को मिलेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, 3rd चैप्टर, इसमें हम प्लांट किंगडम के बारे में जानेंगे। 5 किंगडम दिए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई,
प्लांटी, एनिमेलिया। इस 5 किंगडम में जो हमारे हैं, पहले में हम पढ़ लेंगे भाई, स्टार्टिंग के 3 हम इसमें पढ़ लेंगे, लेकिन प्लांट किंगडम को अलग रख दिया और एनिमल किंगडम को अलग रख दिया है। यानी तीसरा चैप्टर और चौथे चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। प्लांट्स के अंदर किस किस चीजों को रखा गया, किस किस बेस पे रखा गया, कैसे कैसे कैरेक्टर के बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया है, वो हम सारा कुछ जो पढ़ेंगे वो प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। और फोर्थ आता है हमारा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, अब प्लांट्स को अलग पढ़ा तो एनिमल को भी अलग पढ़ेंगे। एनिमल कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया है, कैसे हमारे ऑर्डर है, कैसे क्लास है, कैसी फैमिली है, इस तरीके से हमारा क्या करा गया है, इनको डाइवर्सिफाई किया गया है। तो इसको बारे में जानना, पूरा डाइवर्सिटी, पूरा क्लासिफिकेशन जानना हम पहली यूनिट में जानेंगे, जो है हमारी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब हमारा आता है सेकंड चैप्टर, या हम कह सकते हैं सेकंड यूनिट, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब पहली बात तो हमने ये जान लिया कि इस वर्ल्ड में पाए जाने वाली जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में, या हम कह सकते हैं सेकंड यूनिट में, हम ये जानेंगे कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है, कैसे बना होता है, ये सारा कुछ जानने के लिए हमें इस यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। तो हमारा जो 5वां चैप्टर है, क्योंकि 4 यहां होगा, 5वां ये मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट, या हम प्लांट्स के बारे में देखेंगे, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे दिखाई देते हैं, कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या नाम रखे गए उन स्ट्रक्चर्स के। तो सारा कुछ हम जो पढ़ने को मिलेगा वो पढ़ने को मिलेगा 5th चैप्टर में, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। अब अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उन एनाटॉमी का मतलब है हम अंदर की बात करेंगे, चीजों को जानेंगे, किस तरीके से बनी है चीजें, कैसे कैसे बनी है, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में जानेंगे। कौन से टिश्यूज है, क्या है, सारा कुछ हम इसमें जानेंगे प्लांट्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर की, तो 7th चैप्टर हमारा यह है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब प्लांट्स के बारे में जान लिया तो कहीं ना कहीं एनिमल्स की भी बारे में जानने को मिलेगा। तो एनिमल्स के बारे में जानेंगे, किस तरीके से उनके स्ट्रक्चर होते हैं, किस किस चीजों से मिलकर बने होते हैं, कौन कौन सी ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनिमल्स की बॉडी के लिए, क्या बनाते हैं, मसल्स को कैसे बनाते हैं, मसल्स के फॉर्मेशन कैसे बनती हैं, बोन्स, ये सारा कुछ हम जो पढ़ने को मिलेगा वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि सेल बनी, तो मुझे लगता है स्टार्टिंग यहां से है, तो जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी पूरी साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी, सेल की स्टडी करना, अध्ययन करना, साइटोलॉजी कहलाता है। ये पूरी साइटोलॉजी है हमारी। वो सेल जो बनी थी सबसे पहले, वो कैसी होती है, उसकी संरचना कैसी होती, कौन कौन सी चीजें होती, कितने प्रकार की सेल्स होती हैं, कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, ये सारा कुछ जो हमें पढ़ने को मिलेगा वो इस यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। और इस यूनिट में हमारे जो चैप्टर हैं वो 3 चैप्टर हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कैसे ही हमारी भाई यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल थ्योरी क्या होती है, किसने फर्स्टली सेल को खोजा था, कैसे दिया था, कैसे खोजा था, कौन है रॉबर्ट हुक, कौन है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, ये सारा कुछ हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है अब जो सेल जिन जिन चीजों से मिलकर बनी है, कौन से ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। बायो मतलब होता है, देखो मैंने पहले ही बताया, लिविंग्स, बायो को हम बोलते हैं लिविंग्स, और मॉलिक्यूल्स का मीनिंग होता है अणु। ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लिविंग्स बनाने के लिए, यानी सेल बनाने के लिए, क्योंकि सेल बनी है तभी हमारे क्या है, सेल आपस में कंपोजिशन करके लिविंग्स का फॉर्मेशन किया है सेल ने आगे। अब सेल ही एक लिविंग है ऑलरेडी, हम बोल सकते हैं कि अ सिंगल सेल इज लाइफ, है लाइफ। तो कहीं ना कहीं सेल जब आगे बढ़ी है तो उसने टिश्यू का फॉर्मेशन किया है, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन किया और बॉडी का फॉर्मेशन किया। आज हम जो है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है सेल का, कहीं ना कहीं हमें ऑर्गन्स हैं, अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, इसके लिए हमने क्या कहा, सेल से मिलकर बना। तो ये जो हमारी बॉडी बनी है, हम कह सकते हैं सेल बनी है, वो सेल किन से मिलकर बनी है, ये सारा कुछ हम जानेंगे बायोमॉलिक्यूल्स यूनिट में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 10th चैप्टर की, तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। नाम में ही दिख रहा है, एक चक्र चलेगा कि किस तरीके से एक साइकिल होती है। जैसे हमने एक साइकिल पढ़ी है कि हमारे दादी दादा थे, नाना नानी थे, इनसे क्या बने, मम्मी पापा बने, और मम्मी पापा से हमारे मम्मी पापा आए, और हमारे मम्मी पापा से हम आए हैं। तो इस तरीके से एक साइकिल चल रही है। सेम अगर एज इट इज देखें थोड़ा सा प्रोसेस, तो कहीं ना कहीं यही है कि एक सेल से हमारी 2 सेल बनी है, और 2 सेल से हमारी 4 सेल बनी है। इन 4 सेल के बनने की प्रोसेस को, यानी समझने को, सारा कुछ हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। किस तरीके से होता है कैरियोकाइनेसिस, किस तरीके से होता है साइटोकाइनेसिस, यानी पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, साइटोकाइनेसिस, किस किस तरीके से होता है, सारा कुछ इसमें जानेंगे। यानी एक सेल से आगे की सेल्स कैसे बनती हैं। अब क्वेश्चन भी आता है, सर इस वर्ल्ड में अगर पहली सेल बनी है तो सेल से सेल्स कैसे बन गई,
न्यू सेल कैसे बनी, अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल या हम कह सकते हैं पुरानी सेल से, पेरेंटल सेल से कैसे एक डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ये सारा कुछ जो पढ़ने को मिलेगा हमें इस यूनिट में या इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो सेल के बारे में ओवरऑल जो पढ़ने को मिलेगा वो हमें इनमें पढ़ने को मिलेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं 11th क्लास को जो शुरुआत करने का मैं अपने नजरिए से सोचता हूं कि जो होना है वो कहीं ना कहीं साइटोलॉजी से होना है। तो हम जो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में 11th क्लास के लेक्चर में, तो हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं साइटोलॉजी से, जो बेसिक यूनिट है जो सिखाती है हमको कि एक ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन हुआ है, जो बना है एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, कैसे बना है, उसकी बॉडी किस किस तरीके से सेल से है, वो सारा कुछ हम इसमें जानेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे साइटोलॉजी से और सबसे पहले चैप्टर के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में 11th क्लास की नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के साथ। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम कौन सी यूनिट के, 4th यूनिट पे चलते हैं जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। चलिए मैं इसको आगे बात करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट 2 यूनिट हैं वो है प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। हमने प्लांट के बारे में क्लासिफिकेशन देख लिया, डाइवर्सिटी देख ली, एनिमल्स के बारे में डाइवर्सिटी देख ली, हमने देखा इनका बॉडी कंपोजिशन कैसा होता है, हमने ये भी देखा कि इनकी जो सेल्स होती हैं यानी कैसे सेल से मिलकर इनकी बॉडी बनी होती है। अब इनके अंदर क्या चलता है ये जानने के लिए हमें फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो प्लांट की फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी मुझे लगता है ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं या टॉपिक्स में से एक होते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी अपने बारे में जानने को मिलता है और प्लांट्स के बारे में जानने को मिलता है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी में जो हमारे चैप्टर रखे गए हैं वो ये हैं, देखते हैं क्या है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। किस तरीके से प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी रूट्स के थ्रू यानी अपनी जड़ों के द्वारा पानी को ऊपर तक पहुंचाते हैं, प्रत्येक लीफ तक यानी एवरी लीव्स तक पहुंचाते हैं। कैसे जाता है ये सारा प्रोसेस हमको पढ़ने को मिलेगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। एक प्लांट है, उसकी रूट्स हैं और रूट से किस तरीके से पानी जो है ऊपर तक जाता है, और ग्लूकोज भी अगर हमारा बना है फोटोसिंथेसिस की सहायता से ग्लूकोज भी कैसे आता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन बताया गया है। ऐसा क्या पाया जाता है प्लांट्स के अंदर। अब जैसे हमारे हाथों में या हमारी बॉडी में नसें हैं, ये वेसल्स हैं, इनके थ्रू तो हमने पता है कि खून जाता है, ये चाहे पढ़ने वाला व्यक्ति हो या ना हो, बायोलॉजी जानता हो नहीं जानता हो। लेकिन प्लांट्स में ऐसा क्या है जिसके द्वारा क्या होता है, पानी ऊपर जाता है, फूड इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होता है, किसकी हेल्प से होता है, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू होता है, ये सारा कुछ पढ़ने को मिलेगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा 12th चैप्टर है उसमें हमें पढ़ने को मिलेगा मिनरल न्यूट्रिशन। वाटर के थ्रू कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं फूड के थ्रू, हम कह सकते हैं फूड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये वाटर के थ्रू ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स बहुत नीडफुल होते हैं, हम कह सकते हैं नीड चाहिए होती है उनके, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड होते हैं। कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, मैक्रो। कौन से ऐसे चाहिए होते हैं जो कम मात्रा में चाहिए होते हैं, माइक्रो। तो ये जो इसमें पढ़ने को हमें मिलेगा मिनरल न्यूट्रिशन, कौन से न्यूट्रिशन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, ये सारा कुछ पढ़ने को मिलेगा मिनरल न्यूट्रिशन पे। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 13 चैप्टर पे, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होती है, हम बचपन से इन टॉपिक्स को कहीं ना कहीं पढ़ के आते हैं। फोटोसिंथेसिस कक्षा 3, 4 या क्लास 3rd या 4th से मिलता है ये चैप्टर। कहीं ना कहीं इसमें हम जानते हैं कि लीव्स जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं। तो ये आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा। तो इसी चैप्टर को आज हम फर्स्ट ईयर में चीज़ों को जानेंगे और एज अ कंपटीशन लेवल जानेंगे। ऐसा नहीं है कि हम चीज़ों को केवल ऐसे ही जान ले, हम चीज़ों को गहराई में भी जानेंगे, गहराई से होकर आएंगे और ऊंचाई तक पहुंचेंगे। तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का मीनिंग यह है कि किस तरीके से जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, अपने फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अपना खाना बनाते हैं और किस तरीके से ये खाना बनता है और प्रत्येक सेल तक पहुंचता है। ये सारा कुछ जो पढ़ने को मिलेगा वो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में पढ़ने को मिलेगा। अब कहीं ना कहीं जो खाना बन गया है वो खाना बनने से मतलब नहीं है, उस खाने से मिली एनर्जी से मतलब है। तो उस एनर्जी को कैसे फॉर्मेशन होता है, कहां होता है, ये सारा कुछ जानने को मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन किस तरीके से करते हैं प्लांट्स और कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस होती हैं जिसके थ्रू ग्लूकोज से एनर्जी यानी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जिस तरीके से मेरी अगर जेब में पैसे हैं तो मैं पैसे दूंगा, कहीं ना कहीं कुछ खाने को मिलेगा, वो खाना मेरी बॉडी में गया तो उस खाने से मतलब नहीं है और पैसे से भी मतलब नहीं था, उस पैसे से मिली मुझे खाने वाली चीज से मतलब था और बॉडी के लिए उस चीज से मतलब नहीं, उससे मिली एनर्जी से मतलब है। तो इसी प्रकार से जो हमारा फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज बनेगा, उस ग्लूकोज से कैसे एनर्जी बनेगी ये रेस्पिरेशन चैप्टर को जानने मिलेगा। सारा कुछ जानेंगे, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम,
कहाँ होती है, कैसे होती है, ये सारा कुछ हमें रेस्पिरेशन में जानने को मिलेगा। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब ये भी देख लिया सारी फिजियोलॉजी हो रही है, ये भी तो देखना होगा कि प्लांट्स में ग्रोथ कैसे हो रही है, कौन कौन सी ऐसी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, या मैं कह सकता हूं कौन से ऐसे केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी सहायता से क्या हो रहा है, प्लांट्स में ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से प्लांट्स ग्रोथ कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं, जी हाँ उन केमिकल्स को हम बोलेंगे हार्मोन्स। तो कौन कौन से हार्मोन है, इथाइलिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, बहुत सारा हम कह सकते हैं इसमें पढ़ने को मिलेगा कि हार्मोन्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सारा कुछ हमें पढ़ने को मिलेगा। तो इस यूनिट में हम सारा कुछ प्लांट्स के बारे में सब कुछ जान लेंगे, प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स के बारे में जानने के लिए प्लांट फिजियोलॉजी, और नेक्स्ट यूनिट जो आती है मुझे लगता है ये फेवरेट हर किसी की होती है, मुझे लगता है ऐसा कहीं ना कहीं, ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्योंकि इंसान जब अपने बारे में पढ़ता है तो बहुत ज्यादा रुचि से पढ़ता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से पढ़ता है। तो मेरी जो फेवरेट है मैं कहूंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमको ह्यूमन के अंदर, अब एनिमल को नहीं रखा गया, एनिमल को जानने के लिए आपको और हायर एजुकेशन में जानने को मिलेगा, तब एनिमल्स के बारे में जानोगे, बीएससी में जाओगे, एमएससी में जाओगे, तब जानोगे कि हाँ प्रोटोजोआ के अंदर न्यूट्रिशन कैसा है, अमीबा के अंदर कैसा है, अदर एनिमल्स के अंदर कैसा है। लेकिन हम जो 11th में पढ़ेंगे एनिमल्स में भी यूमन के अंदर, क्योंकि एनिमल्स की स्टडी हम कर रहे हैं, हमने प्लांट की कर ली, यहाँ एनिमल होना चाहिए, लेकिन एनिमल को जानने के लिए इतना आसान नहीं है, कहीं ना कहीं ह्यूमन को जानो इसमें, इस यूनिट में। तो इस यूनिट में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें हम सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे 16th चैप्टर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो हम खाना खा रहे हैं, सुबह नाश्ता किया, दोपहर में खाना खाया, लंच किया और शाम को डिनर किया, बीच में भी कहीं ना कहीं कुछ खाते हैं, वो किस तरीके से हमारी बॉडी में जाता है, कौन कौन से ऐसे सिस्टम हैं, ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारा फूड है वो आगे पहुंचता है स्टमक तक, और स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में किस तरीके से डाइजेशन होता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, सिंप्लेक्स फूड मटेरियल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज होते हैं। ये सारा कुछ प्रोसेस हम जो पढ़ेंगे वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़ेंगे। वो डाइजेशन जो हमने खाना खाया उसका किस तरीके से डाइजेशन होता है, सारा कुछ हम यहां जानेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब मैंने जैसे यहां भी बात की थी कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना, ऐसे ही हमारा कहीं ना कहीं डाइजेशन में जो हमारी बॉडी को ग्लूकोज पहुंच जाएगा, सेल्स तक पहुंच जाएगा, उस ग्लूकोज से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां एनर्जी की जो बनेगी वो प्रोसेस को समझाया जाएगा। वही प्रोसेस सेम यहां होंगे, क्रेब्स साइकिल हो गई हमारी, चाहे हमारा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो गई, फिर चाहे हमारा ईटीएस हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इस तरीके से यहां पर हमें चैप्टर कहीं ना कहीं हमारा ये ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के कुछ प्रोसेस सिमिलर भी हैं, बट इसमें हम ऑर्गन्स की बात करेंगे तो यहां पर हमें लंग्स पढ़ने को मिलेगा, और गैसों को किस तरीके से कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज किया जा रहा है, कैसे हम गैस को ले रहे हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, ये सारा कुछ हम पढ़ने को मिलेगा, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आगे की चैप्टर मैंने इस साइड में लिख दी है, तो इस साइड में हम जानते हैं चीजों को। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का मीनिंग है, अब जैसे मैंने गैसों को लिया, लंग्स तक पहुंच गई, वो लंग्स से गैस कैसे मेरी प्रत्येक सेल तक पहुंचेगी, जो फूड मैंने खाया पहले चैप्टर में, जो फूड मैंने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में खाया, वो फूड किस तरीके से मेरी प्रत्येक सेल तक, एवरी सेल तक पहुंचेगा, ह्यूमन की हर एक सेल तक पहुंचेगा, ये सारा कुछ रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी में फ्लूइड्स प्रेजेंट है हमारे, उन फ्लूइड्स की हेल्प से क्या होगा, कहीं ना कहीं फूड का सर्कुलेशन होगा, और साथ में सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी हमारी चीजें बॉडी में फ्लूइड इधर से उधर जाएंगे, वो सर्कुलेशन के थ्रू हम पढ़ेंगे। इसमें हार्ट पढ़ने को मिलेगा, इसमें वेसल्स पढ़ने को मिलेंगी, सारा कुछ इसमें पढ़ने को मिलेगा। अब हमारी बॉडी में हमने इतना कुछ खाया है तो कुछ तो ऐसा होगा जो हमारे काम का नहीं है, या कुछ ऐसी चीजें भी बनेंगी जो हमारी बॉडी में हार्मफुल है, तो उसको अगले चैप्टर में 19th चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, जिन्हें हमें बॉडी से निकालना होता है, यानी एलिमिनेशन मतलब निकालना, हमें बॉडी से आउट ऑफ करना होगा। तो उस चैप्टर को हम जानेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे किस तरीके से हम उन प्रोडक्ट्स को बाहर करेंगे, कौन कौन से ऐसे अंग रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी हेल्प से हम काम करेंगे, यानी किडनी यहां पर हम पढ़ेंगे, और भी ऐसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में जिनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जैसे हम लोकोमोशन कर रहे हैं या मूवमेंट कर रहे हैं, लोकोमोशन, मूवमेंट, तो कहीं ना कहीं मैंने दोनों प्रोसेस को अपनी बॉडी के थ्रू समझा दिया। तो इसको हम जानेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, किस तरीके से मेरी बॉडी बैलेंस है, ये सारा कुछ पढ़ने को मिलेगा। यहाँ बोन्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है बोन्स, यस, हड्डियों के बारे में यहाँ जानने को मिलेगा, मसल्स के बारे में यहाँ जानने को मिलेगा, किस तरीके से मेरी मसल्स हैं, बॉडी बनी है, और वही किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, मैं गति कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, ये सारा कुछ इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। हमारी बॉडी की जितनी हड्डियाँ हैं यहाँ पढ़ने को मिलेंगी, और जितनी भी मसल्स हैं बॉडी की ये यहाँ पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा भाई सेकंड
सेकेंड लास्ट चैप्टर हमारा 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो इसके लिए आपके रिस्पॉन्सिबल है आईज, आप सुन रहे हैं तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेरी या आपके कान। तो कहीं ना कहीं मेरे कानों के थ्रू या मेरी आंखों के थ्रू आप, भाई मैं इसको देख रहा हूं कैमरे को, आप मेरे को देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आंखों से हेल्प कर रहे हैं और देख रहे हैं। दिखता सबको सेम है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं ये सबको सेम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ब्रेन में जो लैंग्वेज सेट है वो हिंदी या इंग्लिश। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम चीज़ों को इस तरीके से जानते हैं और हम जानेंगे किस तरीके से हमारी नर्व सेल होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कैसे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में जानेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, जैसे हमने प्लांट में भी पढ़ा था, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ कराने के लिए केमिकल्स जो है हमारे हार्मोन्स। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर जानेंगे हार्मोन्स, और वो हार्मोन्स किस तरीके से हमारी बॉडी की प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करते हैं, हमारी बॉडी में प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो हार्मोन्स के बारे में यहाँ जानेंगे, कौन सी ग्लैंड किस तरीके के हार्मोन्स रिलीज करती हैं, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करती हैं, और वो हार्मोन्स हमारी बॉडी पर क्या इंपैक्ट डालते हैं और कौन से प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ये सारा कुछ जो हमको पढ़ने को मिलेगा वो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में पढ़ने को मिलेगा। तो आई होप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिलेबस जो हमारा है उसको आपको समझने में आया होगा। कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी जो आपको अंदर गहराई में भी मैंने थोड़ी सी बात की थी अभी, उनको समझ में आया होगा। चीज़ों को इस ओवरऑल सिलेबस में जान चुके होंगे, लेकिन और गहराई से और चीज़ों को जानने के लिए तो हमें चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा। तो चैप्टर वाइज वीडियो को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ये फ़ायदा होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से हम लेक्चर्स को डिलीवर करेंगे आप तक। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिलेबस आपको क्लियर हो गया होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल साइटोलॉजी, जैसे मैंने कहा था। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।